नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स देखने वाले हैं 24/9/2023 का। MCQs होंगे और स्टैटिक जीके को भी मैं कवर करूंगा। तो पिछले वीडियो में मैंने पूछा था कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी सांकेतिक मुद्रा किससे बनी थी? ए सोना और चांदी, बी तांबा और पीतल, सी चमड़ा और शीशम और डी चांदी और पीतल। तो इसका उत्तर होगा तांबा और पीतल। कुछ कुछ किताबों में तांबा और कांसा भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन तांबा और पीतल यही अधिकांश किताबों में मिला है, इसलिए तांबा और पीतल को ही हमें मानना होगा। सांकेतिक मुद्रा जारी करने का उद्देश्य यह था, अधिकांश विद्वान अब इस पर एक मत है कि उस समय चांदी जो कि एक कीमती धातु थी उसकी पूरे विश्व में कमी हो गई थी और भारत में भी बंगाल से उसका पहले खनन किया जाता था और बंगाल में भी इसकी कमी हो गई थी। इसके कारण ही मोहम्मद बिन तुगलक ने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए तांबा और पीतल की सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रयोग किया। जैसे आजकल हम जो करेंसी यूज करते हैं फिएट करेंसी, वह एक टोकन करेंसी होती है, क्योंकि जो कागज़ का जो वैल्यू है, जो कागज़ का ओरिजिनल वैल्यू है, कितने 50 पैसे 25 पैसे होंगे, लेकिन उस पर 2000 रुपये, 500 रुपये, 100 रुपये या सिक्के में भी इतना लिखा हो रहता है और उसका मूल्य कहीं अधिक हो जाता है। तो सरकार ने भी यही कोशिश की थी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, लेकिन चूंकि उस समय टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी मुद्राओं को बनाने की, इसलिए जनता खुद से ही बर्तन को गला गला कर सिक्के तैयार करने लगी और बाद में सुल्तान ने अपनी गलती का एहसास किया और जनता को तांबे और पीतल के सिक्कों के बदले सोने के सिक्के प्रदान किए। इसलिए उसमें सोने की कमी थी, इसके कारण सांकेतिक मुद्रा जारी की गई थी। ये बात सही नहीं ठहरती है। तो अब हम करंट अफेयर्स के प्रश्न देख लेते हैं। अब्राहम समझौता, अब्राहम अकॉर्ड किन देशों के बीच संबंध सामान्य करने के लिए किया गया? ए इजराइल सऊदी अरब, बी इजराइल ईरान, सी ईरान सऊदी अरब, डी इजराइल अरब देश। अब्राहम अकॉर्ड। तो अब्राहम अकॉर्ड इजराइल और अरब देशों के बीच संबंध को सामान्य करने के लिए किया गया। यह 15 सितंबर 2020 को किया गया था इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच में। इसके बाद यूएई और बहरीन ने इजराइल को आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी। बाद में इस समझौते में मोरक्को और सूडान भी शामिल हुए। यह समझौता अभी हाल ही में इसके 3 साल बीते हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता है, क्योंकि इससे पहले इजराइल को अरब देश मान्यता नहीं देते थे। केवल 2 अरब देश थे जो कि इजराइल को मान्यता देते थे। सबसे पहला अरब देश जिसने कि इजराइल को मान्यता दी थी वह देश था मिस्र और दूसरा जॉर्डन। अब्राहम अकॉर्ड को अब्राहम अकॉर्ड इसलिए कहा गया कि इजराइल एक यहूदी देश है, अरब देश मुस्लिम देश है। तो इन दोनों ही धर्मों के लोगों का मानना है कि अब्राहम से ही इनके धर्म आगे बढ़कर 2 दिशाओं में बदल गए, 2 दिशाओं में बढ़ गए। अब हम लोग थोड़ा सा इजराइल के बारे में जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वह है बेंजामिन नेतन्याहू। इसके संसद का नाम है नेसेट, मुद्रा है शेकेल, इजरायली शेकेल भी कहते हैं, और मान्यता देने वाला पहला अरब देश है मिस्र, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। इजराइल के एक ओर जो है वह है मेडिटेरेनियन सी अर्थात भूमध्य सागर, और नीचे में आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ अकाबा है, अकाबा की खाड़ी है जो कि आगे बढ़कर यह लाल सागर में मिलती है। इजराइल देश जब बना तो अरब देश इससे काफ़ी खफा थे कि एक यहूदी देश मुस्लिम देशों के बीच में ही बनेगा, इसलिए उन्होंने कभी भी यह नहीं चाहा कि इजराइल रहे, इजराइल वजूद में रहे। आज भी अनेक देश चाहते हैं कि इजराइल का वजूद खत्म कर दिया जाए, जैसे कि ईरान और भी दूसरे देश। तो इसमें 1948-49 में भी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन 1967 में एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई जिसे कहा जाता है 6 दिन की लड़ाई, 6 डेज वॉर। इस 6 डेज वॉर में ही इजराइल ने कई देशों को हराया। उसने जॉर्डन से वेस्ट बैंक, जो कि अभी वेस्ट बैंक और
यहाँ पर है ये वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, ये दोनों फिलिस्तीन का निर्माण करते हैं। उसने यह जॉर्डन से वेस्ट बैंक छीन लिया और इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला, ये सिनाई प्रायद्वीप छीन लिया। बाद में फिर 1973 में अरब देश ने मिलकर इजराइल पर हमला किया कि सिनाई पेनिनसुला और वेस्ट बैंक को छीन लिया जाए, लेकिन इजराइल ने उस बार भी उनको हार दे दी। उस समय अगुआ, अरब देशों का अगुआ उस समय था मिस्र। तो आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सिनाई पेनिनसुला किसके पास है या किस राष्ट्र का अंग है, तो वह मिस्र का अंग है। इजराइल फिलिस्तीन संबंध पर हम लोग कभी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम देख लेते हैं इजराइल के भूगोल को। तो आप देख सकते हैं ये जो गोलान हाइट्स है, यह सीरिया और इजराइल के बीच में, लेकिन यह इजराइल के ही नियंत्रण में है। इस दोनों के बीच में यहाँ पर यूएन की फोर्स रहती है, यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स यहाँ पर रहती है बीच में एक बफर जोन बनाकर। और इजराइल में ही है डेड सी, मृत सागर, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर आप आराम से तैर सकते हैं, क्योंकि नमक इतना अधिक है डेड सी में कि जो मनुष्य का घनत्व है वह कम हो जाता है और वह वहाँ पे आराम से तैर सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह जो नदी है यह है जॉर्डन नदी, और यही जो है यही आकर जो डेड सी में, मृत सागर में गिरती है। इसे हम थोड़ा और आगे देख लें तो यहाँ पर है सी ऑफ गैलीली, गैलीली का सागर है, और यहाँ पर है मृत सागर। सी ऑफ गैलीली के ही नीचे यहाँ पर देख सकते हैं आप, यह है यारमुक नदी। यारमुक नदी गोलान हाइट्स की दक्षिणी सीमा बनाती है और सी ऑफ गैलीली जो है उसकी पश्चिमी सीमा बनाती है। ये जॉर्डन नदी यहाँ आगे बढ़ती जाती है वेस्ट बैंक से किनारे किनारे, और यहाँ पर मृत सागर में चली जाती है। अब यहाँ पे बहुत सारी नहरें, नदियाँ, बहुत सारे नहरें निकाल दिए गए हैं, जिसके कारण कि यह नदी जो है उसकी जल की मात्रा अब डेड सी में कम गिरने लगी है, और कहा जा रहा है कि डेड सी जो है धीरे धीरे डेड होता जा रहा है, वास्तव में डेड होता जा रहा है। अब इजराइल के अगर हम लोग पड़ोसी राष्ट्रों को देखें तो एक तरफ सीरिया है, जॉर्डन है, ऊपर में लेबनान है, और नीचे अगर देखें तो मिस्र इसका पड़ोसी देश है। इजराइल की राजधानी आप सभी जानते हैं जेरूसलम है, तेल अवीव इसका एक महत्वपूर्ण नगर है। गोलान हाइट्स जो है वह 6 दिन के वार में है, जैसा मैंने पहले बताया 1967 में लड़ाई हुई थी। 6 दिन के युद्ध में सीरिया से इजराइल ने छीन लिया था, और इस गोलान हाइट्स की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है माउंट हरमन, और यहीं पर पीस कीपिंग फोर्स जो है यूएन की वो रहती है, और यह बफर जोन में है। अब अगर हम अरब द्वीप देशों को देखें तो अभी मैंने बताया कि यूएई और बहरीन ने इजराइल को मान्यता दी है। तो अब यहाँ आपको इस नक्शे में बहरीन कहीं भी नहीं दिख रहा होगा। तो ये जो यहाँ छोटा सा आप देख रहे हैं ये है बहरीन, ये है कतर, और इसके बगल में ही यहाँ पर है बहरीन। तो ये है पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी जिसे कहते हैं, कुछ लोग अरबियन गल्फ भी कहते हैं, और ये है गल्फ ऑफ ओमान। क्योंकि यहाँ पर ओमान देश है और ये भी ओमान देश है, ये जो छोटा सा कोना निकला हुआ है तिकोना, ये ओमान देश है। यहाँ पर ये है स्ट्रेट ऑफ हरमुज, ये ईरान है, ईरान का हिस्सा है ये। यहाँ पर ओमान है, यमन है, सऊदी अरब है, यहाँ जॉर्डन है, इराक है, और यहाँ पर कुवैत है। ये है गल्फ ऑफ अकाबा, और ये है गल्फ ऑफ सुएज। सुएज नहर यहीं से आगे बढ़कर यहाँ निकाली गई है, ये आप नील नदी को देख सकते हैं। तो ये सुएज खाड़ी की खाड़ी और अकाबा की खाड़ी, ये दोनों जो है यहाँ रेड सी से आगे मिलते हैं, और नीचे यहाँ पर है अदन की खाड़ी। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये है बहरीन,
बहरीन जो है वह सऊदी अरब और कतर के बीच में है। अब बहरीन एक राजतंत्र है, यह सऊदी अरब कतर के बीच में तो है ही। इसकी राजधानी जो है वह है मनामा और इसकी मुद्रा है बहरीनी दिनार। बहरीन और सऊदी अरब आपस में जुड़े हुए हैं किंग फहद कॉजवे से, यानी यहाँ पर कुछ दूर तक तो ब्रिज है और उसके बाद ऊंचा बांध के ऊपर रास्ता बना हुआ है और इस तरह से यहाँ से सऊदी अरब से बहरीन जाया जा सकता है। बहरीन के बारे में एक दो चीज़ें और भी जान लें कि सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच ट्रेड रिलेशंस थे, व्यापारिक संबंध थे। और दिलमुन और माकन जो थे वो ट्रेडिंग पोस्ट थे। यहाँ पर यात्री आया करते थे, यहाँ पर विश्राम करते थे और आगे मेसोपोटामिया जो ये इराक का हिस्सा है उस वहाँ अपने सामानों को लेकर जाया करते थे। तो ये दिलमन जो है वो बहरीन से जुड़ता है और मेलुहा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग करते थे मेसोपोटामिया के लोग। दिलमुन में बहरीन के अलावा कुवैत और पूर्वी सऊदी अरब भी शामिल थे। माकन में ओमान और यूएई शामिल थे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्य शहरों को दिखाया गया है और सभी देशों को भी दिखाया गया है। अब हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अटल आवासीय विद्यालय किन्हें मुफ्त शिक्षा देने के लिए शुरू किए गए हैं? ए, गरीब मेधावी विद्यार्थियों के लिए, बी, दलित छात्रों के लिए, सी, प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के लिए, डी, दलित छात्र छात्राओं के लिए। अटल आवासीय विद्यालय, तो ये अटल आवासीय विद्यालय जो है प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के लिए शुरू किए गए हैं। चिल्ड्रेन ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स। अभी प्रधानमंत्री ने अपनी बनारस यात्रा के दौरान 16 ऐसे विद्यालयों का उद्घाटन किया। यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहां पर एक नए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया? तो यह उन्होंने अपने कहाँ किया? तो बनारस, गोरखपुर, अयोध्या, भोपाल। तो उन्होंने किया है अपनी जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर किया है, बनारस में किया है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? अधिवक्ताओं के अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? बनारस, नई दिल्ली, बंबई, चेन्नई। तो यह आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कितने प्रतिशत गांवों ने ओडीएफ प्लस स्टेटस को पा लिया है? 60%, 75%, 80%, 100%। तो 75% गांवों ने ओडीएफ प्लस का स्टेटस प्राप्त कर लिया। ओडीएफ का अर्थ हुआ कि खुले में शौच से मुक्त हो जाना, ओपन डिफेकेशन फ्री जो गांव होते हैं उन्हें ही ओडीएफ कहा जाता है। ओडीएफ प्लस वे गांव होते हैं जहां पर कि डिफेकेशन से तो लोग मुक्त हो ही गए हैं, खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं, लेकिन उसके अलावा वहां पर ठोस या द्रव कचरा प्रबंधन की भी व्यवस्था कर ली गई है। तो ऐसे 75% गांव है हमारे देश में। यह तो बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। अगला प्रश्न, एक देश एक चुनाव पर विचार करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद, अमित शाह, राजनाथ सिंह, सुभाष कश्यप। तो एक देश एक चुनाव पर विचार करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। एक देश एक चुनाव का अर्थ है कि संपूर्ण देश में लोकसभा और राज्य की विधानसभा का चुनाव एक ही साथ आयोजित करना, और इसके लिए जो कई सारे संवैधानिक परिवर्तन हैं वो परिवर्तन करने होंगे, कई सारी समस्याएं हैं, त्रिशंकु विधानसभा या त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति में क्या होगा। तो इन तरह तरह के सवालों पर विचार करने के लिए कई सारे लोगों को इस समिति में शामिल किया गया है, जैसे गृह मंत्री अमित शाह हैं, विधि और न्याय
के मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं, गुलाम नबी आज़ाद, एन.के. सिंह, संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप हैं, संजय कोठारी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे हैं, अधीर रंजन चौधरी हैं, जो कि विपक्ष में सबसे बड़ी एकल पार्टी के नेता हैं। तो अभी जो बैठक हुई थी हाल फिलहाल में इसकी, उसमें अधीर रंजन चौधरी को छोड़कर बाकी सभी लोगों ने भाग लिया था। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का परिचालन कहाँ शुरू किया जा रहा है? ए ग्रेटर नोएडा, बी सूरत, सी नई दिल्ली, डी कोलकाता। तो यह शुरू किया गया है नई दिल्ली में। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल, सेल का अर्थ समझ रहे हैं आप, बैटरी। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा कि यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रतिक्रिया होगी। एनोड पर, बैटरी में क्या होता है, एक एनोड पर होता है कुछ, कोई कैथोड पर होता है। तो यहाँ एनोड पर हाइड्रोजन होगा और कैथोड पर हवा से ऑक्सीजन लिया जाएगा और फिर जो है पानी में बदला जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि इस प्रक्रिया में जो है इलेक्ट्रॉन के रूप में विद्युत ऊर्जा मुक्त होगी और फिर उन्हीं के माध्यम से यह जो बस है वह चलेगी। अभी ये ट्रायल बेसिस पर इंडियन ऑयल ने शुरू किया। परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है किसने शुरू किया, तो इंडियन ऑयल ने यह शुरू किया गया है। और यह बैटरी वाहनों से अधिक दक्ष होगा, यानी अधिक दूरी तक इसको ले जाया जा सकेगा, आसानी से ले जाया जा सकेगा। 350 बार के प्रेशर पर सिलेंडरों में यह हाइड्रोजन गैस भरी हुई रहेगी और यह अधिक सस्ता भी पड़ेगा। अगला प्रश्न, विश्व सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ए 22 सितंबर, बी 23 सितंबर, सी 22 दिसंबर, डी 15 अक्टूबर। वर्ल्ड साइन लैंग्वेज डे, तो यह मनाया जाता है 23 सितंबर को। जो मूक बधिर होते हैं वो अपनी बातों को बोलकर तो नहीं प्रकट कर सकते हैं, तो वह हाथों के इशारे से ही अपनी बातों को प्रकट करते हैं, उसे ही साइन लैंग्वेज कहते हैं, सांकेतिक भाषा कहते हैं। इस बार इसकी थीम है एक ऐसी दुनिया जहां हर जगह के बधिर लोग कहीं भी अपना निशान छोड़ सकते हैं। यही है इसका थीम। दुनिया के डिजिटल लेन देन का लगभग कितना प्रतिशत भारत में होता है? डिजिटल लेन देन का, ए 50%, बी 80%, सी 25%, डी 40%। तो डिजिटल लेन देन का लगभग 50% होता है। एग्जैक्टली कहा जाए तो 46% जो है वह भारत में ही होता है। और इसलिए अभी G20 में जितने भी बड़े बड़े नेता आए थे वो सब इससे बहुत ही प्रभावित हुए। जापान जैसे देश के प्रधानमंत्री भी बहुत प्रभावित हुए, UPI इत्यादि के लेन देन को देखकर वो अचंभित हुए। अब विलुप्त तस्मानियाई बाघ कहाँ पाया जाता था? तस्मेनियन टाइगर कहाँ पाया जाता था? ए साइबेरिया, बी ब्राज़ील, सी अर्जेंटीना, डी ऑस्ट्रेलिया। तो तस्मानियाई बाघ जो है वह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता था। यह ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के अलावा तस्मानिया और न्यू गिनी में पाया जाता था। यह एक मार्सुपियल जानवर था। मार्सुपियल जानवर का अर्थ क्या होता है? मार्सुपियल जानवर का अर्थ होता है कि एक ऐसा जानवर जिसके पेट में पाउच हो, पेट के बाहर, शरीर के बाहर एक पाउच हो और उसमें बच्चे को जो है वो अपने रख सकते हैं। जैसे कंगारू, कंगारू के बच्चे क्या होते हैं, वो अवयस्क होते हैं, जब जन्म लेते हैं अवयस्क तो होते ही हैं, मतलब इतने कमज़ोर होते हैं कि वो बाहर नहीं जी सकते हैं। तो माँ जो है अपने पेट में उसे, कंगारू जो है उसे अपने पेट में रखते हैं और औज में, और उसे पोषण मिलता रहता है। तो इसी तरह का ये जानवर था। इसकी पीठ पर आप देख सकते हैं धारियाँ थी जो कि बाघ के जैसी थी और मुंह कुत्ता या भेड़िए के जैसा था। यह एक्सटिंक्ट हो चुका है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसके RNA को फिर से रिकवर कर लिया है। इससे उम्मीद है कि इस जानवर को विलुप्ति से फिर से बाहर निकाला जा सकेगा, यानी अब फिर से इसके जीनोम को तैयार कर क्लोन या इसका विकास किया जा सकेगा। यह पहला विलुप्त जानवर है जिसका RNA रिकवर किया गया है। इस जानवर के विषय में अगर कहें तो इसका एक्सटिंक्शन कैसे हुआ, तो डिंगो नाम के कुत्ते को इंट्रोड्यूस किया गया जो कि जानवरों का शिकार करता था। कंगारू इत्यादि का ये जानवर भी शिकार करता था, वो भी शिकार करता था और फिर भोजन के लाले पड़ गए, डिंगो से भी टक्कर हुई, तो आखिर में यह जानवर जो है वह एक्सटिंक्ट हो गया, विलुप्त हो गया।
परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कौन सा पहला विलुप्त जानवर है जिसका आरएनए रिकवर किया गया है, तो आप उत्तर देंगे तस्मानियाई बाघ। अब ऑस्ट्रेलिया में देखें तो तस्मानिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया का ही एक अंग है, एक द्वीप है, और वो आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में ये जो TS लिखा है ये तस्मानिया है, और तस्मानिया और ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में तस्मान सागर है। ऊपर में आप देख सकते हैं पपुआ न्यू गिनी है, यहाँ पर जो है वो है फिजी, और यहाँ पर एक छोटा सा डॉट देख सकते हैं, ये है समोआ। कुछ समय पहले इसने अपने आप को, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये डेट लाइन के इधर था, उस तरफ था, इसने अपने आप को इस तरफ कर लिया। तो ये 2010-11 की बात है शायद। तो उसके बाद क्या हुआ, एक दिन जो है इसमें हुआ ही नहीं, 30 दिसंबर के बाद ये सीधे 1 जनवरी में ही चला गया। तो इसके अगर आप इस तरफ जाएंगे तो आपको एक दिन घटाना पड़ेगा, और इस तरफ आएंगे तो एक दिन जोड़ना पड़ेगा। तो चूंकि ये इस तरफ से इस तरफ आ गया, यानी डेट लाइन तो ऐसे था, यहाँ था, तो अब ये इधर से इधर आ गया, तो एक दिन इसको जोड़ना पड़ा। ठीक है, और ऊपर में आप देख सकते हैं ये सब इंडोनेशिया का है। पपुआ न्यू गिनी का जो ये वाला हिस्सा वो इंडोनेशिया, ये जो लाइन के इस तरफ जो है पपुआ न्यू गिनी देश है, और इस तरफ जो है वो इंडोनेशिया का ही हिस्सा है। और यहाँ पर कोरल सी देख रहे हैं, तो यहाँ पर ही है ग्रेट बैरियर रीफ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अवश्य लाइक करें। लाइक करना है आप लोगों को, ज़रूर से ज़रूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, और शेयर भी ज़रूर से ज़रूर करना है अपने दोस्तों के साथ। खुद तक सीमित नहीं रखें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।